जब वो इतने सारे अमेंडमेंट वो कह रहे हैं हमको जो कुछ चाहिए वो सारी चीजें देने को तैयार है। उसको मिल जाएगा और व्यापारी जो है और व्यापारी टमाटर बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। व्यापारी नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज मैं स्वयं हालांकि पहले भी जाता रहा हूं लेकिन आज फिर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा। उस समय मैं पहुंचा जिस समय किसानों की और सरकार के बीच की वार्ता चल रही थी। पब्लिक आना जारी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ, थोड़ी सी सुगबुगाहट है, सब जगह हलचल है, सब जगह भाई इस वार्ता के बाद क्या परिणाम निकलता है क्या नहीं। यद्यपि हमने कई किसानों से जब बात की और हमने जो रिटायर्ड फौजी लोग थे, जो हमारे सैनिक या अर्धसैनिक बलों से जो लोग थे, उनसे भी बात की। उनमें से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि आज की वार्ता में कोई परिणाम निकलेगा। आज की वार्ता के बारे में इस समय तक, अब से 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वार्ता समाप्त हो जाएगी। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या निकलेगा परिणाम जब हमारे किसान प्रतिनिधि बाहर आ रहे हैं? नहीं निकलेगा, इस बारे में नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। किसान कहीं नहीं जाएगा, नहीं निकलेगा। मोदी और इतने अड़ल हैं कि जिसका अंत नहीं है। ये आपकी मीडिया से जीत गया था, अड़े हुए हैं। और ये पहले भी निश्चित हो गया था क्योंकि सरकार अपने रुख के ऊपर अडिग थी और किसान अपने रुख के ऊपर है कि भाई कानून रद्द हो, एमएसपी का कानून बने, इससे नीचे कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। और आखिर में वही वो कहते थे, जिससे डरते थे वही बात हो गई, अर्थात कोई परिणाम नहीं निकला। सरकार की और किसानों के 12वें दौर की वार्ता विफल। हालांकि नरेंद्र तोमर जी ने उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो किसानों का भला नहीं चाहती, किसानों की और सरकार की वार्ता को सफल होने देना नहीं चाहती, और जो लाभ किसानों को मिल सकता है वो लाभ उन तक पहुंचने देना नहीं चाहती। अब बात यही है कि अगर आपको मालूम है कि कुछ ताकतें हैं और उन ताकतों से आपका सीधा सीधा इशारा राजनीतिक दलों की तरफ है, यद्यपि आपके दल की जो सांसद हैं वो तो जो लांछन लगा चुके हैं वो तो है ही, और जो हमने परसों भी बताया था जो अति कर चुके, राजस्थान के दौसा की सांसद जो कहते हैं कि ये आतंकी बैठे AK-47 के साथ। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। तो समझ नहीं आता, जब आपको सब कुछ मालूम है तो फिर क्यों वार्ता करते हैं बार-बार? बात तो यही। और अब अगले दौर की वार्ता निश्चित नहीं हुई है कि अगली वार्ता कब होगी। हालांकि साफ साफ संकेत तो दे दिया गया है सरकार की तरफ से भी कि भाई अगर संशोधन के ऊपर विचार करने का, या जो उनका प्रस्ताव था 1.5 साल तक स्थगित करने का, अगर वो स्वीकार हो, उसके ऊपर मन बनता हो तो आए, बातचीत के रास्ते खुले हैं। अब देखते हैं क्या होगा। कुल मिलाकर अब मैं समझता हूं कि कल फिर कहीं ना कहीं मंथन होगा किसानों का आपस में, और क्योंकि 26 जनवरी भी आ रही है, बात वही कि 26 जनवरी पर किसान दिल्ली में प्रवेश के लिए अडिग हैं। बाबूजी, अब आज की वार्ता तो बेकार हो गई, विफल हो गई। सरकार ने कह दिया हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ क्या होगा? हम वो करो या मत करो, हमें तो दिल्ली पे जाना है जी। 26 तारीख को झंडा फहराना है, और जब हमें भी तो अधिकार है झंडा फहराने का, हमें कौन रोक देगा? और रोको, हम जबरन जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली पर कब्जा करना है। 26 जनवरी जो है हमारी किसान परेड होगी, और मेरा इतना कहना है कि गणतंत्र दिवस मनाना हर भारतीय का हक है। हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में 70 साल से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस साल भी मनाया जा रहा है। सिर्फ सरकार को हक नहीं है कि वो झंडा उठा के गणतंत्र दिवस मना ले, हर भारतीय को हक है गणतंत्र दिवस मनाने का, तो हम भी मनाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद। पुलिस परमिशन दे या ना दे,
वो तो फिर नेता बताएंगे, लेकिन गणतंत्र दिवस आपको नहीं लगता अगर पुलिस परमिशन नहीं देती और किसान कहते नहीं हम जाएंगे दिल्ली में, तो ठीक जाएंगे। है, तो इसका मतलब सरकार एक और महाभारत कराना चाह रही है। सामने किसान नहीं, उग्र तो तनाव तो बढ़ेगा ना, एक तरफ किसान एक तरफ जवान, नहीं वो तो परमिशन नहीं देंगे। तब क्या बात बता, हमने ये बोल दिया गणतंत्र दिवस हम उस समय पर नहीं मनाएंगे जिस समय पर हमारा देश मैंने मान लिया आपकी बात, सारी बात, और हम बार बार कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण से सिर्फ एक परेड निकालना चाहते हैं। हमें आउटर रिंग रोड दे दिया, हम बाहर एक रैली निकालेंगे। कल भी हमने गुड़गांव में 20 तारीख को अपनी किसान परेड की और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारे ट्रैक्टर चल रहे थे, लेकिन पुलिस ने आके फिर भी हमारी तिरंगा यात्रा को रोक दिया। क्यों रोक दिया? हम कोई टकराव नहीं चाहते, हम एक भारतीय होने के नाते गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं। तो हमारी सरकार से अपील है कि हमें शांतिपूर्ण वो मनाने दिया जाना चाहिए। ये सरकार के ऊपर वो नहीं है कि यार तुम हर जगह तुम अपने ऑर्डर चला दोगे। भारतीय होने के नाते हम अपना गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं और हम मना कर रहेंगे। तो बात वही हो गई कि ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, बात तो वही हो गई ना। ठीक है, आगे की पंक्तियां सूट ना करती हो, जब उसके वार्ता के बाद जब सब अपने अपने रास्ते चल दिए, कोई परिणाम नहीं मिला, तो अनजानो जैसी बात होगी। वैसे कहा जाता है कि आपस में मिले और बात ना हो, इससे बेहतर है मुलाकात ना हो। बात तो हुई, तो अब आगे के लिए तो देखते हैं क्या होगा। खैर, आज जो मैं गया स्वयं में, मैं हालांकि मेरी मुलाकात हुई, मेरी वार्ता हुई जो अपने सेवानिवृत्त हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बलों के लोग थे, उनसे हमारी वार्ता हुई। आप कुछ अंश देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये कार्यक्रम लंबा जाएगा, इसलिए हमको इसको कम से कम 2 हिस्सों के अंदर बनाना पड़ेगा। और कृपया पहले की तरह जिसको कहते हैं संयम बनाए रखें, क्योंकि बहुत से हमारे जो साथी हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, वो इस उम्मीद में भी कार्यक्रम देखते हैं कि उनका पक्ष को भी नमस्कार इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म दिया होगा। तो आप सबकी वार्ता, आप सबके विचारों को नमस्कार इंडिया जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। लेकिन देखते रहें, अगर कुछ का इस पहले भाग में रह जाए तो दूसरे भाग में आपका जरूर आपके विचारों को प्रमुखता से स्थान प्राप्त होगा। ये आप लोगों का प्रेम बोलता है। खैर, पहले इन सेवानिवृत्त सैनिकों को जिन्होंने गाजीपुर बॉर्डर में किसानों के समर्थन में, जिन लोगों ने वहां पर आप कह लीजिए वो डटे हुए हैं या आंदोलनरत हैं या धरना दे रखा है, आप कुछ भी मान लीजिए, कुल मिलाकर अपना घर बार छोड़कर तो ये लोग यहां पर हैं। चर्चा सुनिए। मिश्रा जी, अब आप ये बताएं कि आप अच्छे खासे रिटायर्ड हैं, पेंशनर हैं, पेंशन ले रहे हैं, ठीक है साहब, फिर ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि आपको भी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देना पड़ रहा? देखिए, हम 30 साल 31 साल 32 साल नौकरी किया है सेना में, और अभी जो है कि हम उसमें भी हमने राष्ट्र की सेवा किया है, देश की रक्षा किया है, और हमारे रगों रगों में देशभक्ति भरा हुआ है। हमने रिटायर होने के बाद हमने सोचा कि फौज में रहते हुए कहीं न कहीं दबाव में हमको काम करना पड़ता था। अभी हम स्वतंत्र हो गए हैं और देश की रक्षा के लिए हम काम करेंगे, और उस बेस पर हमने अपना संगठन बनाया। तो यहाँ देश पर ऐसी कौन सी आफत आ गई? देश पर तो कोई आपत्ति काल है नहीं, तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर तो हमने देखा कि देश पर वो आपत्ति काल आया हुआ है जो कभी भी नहीं आया है। लेकिन ये क्या है, तीनों किसी बिल यदि लागू कर दिया जाता है तो कहीं न कहीं पूरा देश हमारा गुलामी की तरफ चला जाएगा, और अपना जमीन होते हुए भी उस पर अपना खुद का अधिकार नहीं रह जाएगा। क्या बोना है, क्या करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएगा आदमी, और दूसरे का अधीन रह जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कारपोरेट घरानों को जिस तरह बचा रही है, जिस तरह कारपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी भ्रष्टाचारी है। भ्रष्ट आचार, जिसका आचार भ्रष्ट हो। मैं कहना चाहता हूं कि अध्यादेश बिल क्यों लाया गया? माना कि अधिकार सरकार का है, लेकिन स्थिति चतुर्वेदी जी, अध्यादेश के बाद पार्लियामेंट में आना होता है कानून, और पार्लियामेंट ने बाकायदा पास किया है। आप भ्रष्टाचार 1 पर 2 पर लगा सकते हैं, पूरी पार्लियामेंट के दोनों सदनों पर नहीं। जी, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि कोई भी चीज लाने से पहले संबंधित किसानों से, संबंधित नेताओं से, या पत्रकार है तो अपनी समस्या के बारे में आप जानते हैं, मैं फौजी हूँ, मैं जानता हूँ, निश्चित रूप से उनसे पूछा जाए, परामर्श किया जाए, फिर सदन के
दोनों पटलों पर रखा जाए, फिर उसके बाद चर्चा की जाए, फिर उसमें सारी जो प्रक्रिया हो जाए। लेकिन अध्यादेश आधी रात को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अचानक सुनाया गया और बिना आंकड़ा सरकार के पास है नहीं? जी मैंने आपसे अभी निवेदन किया, चलो इस विषय को छोड़ देते हैं क्योंकि अध्यादेश के बाद दोनों सदनों से ही पास हुआ है। मेरा जो प्रस्ताव वो ये कि सरकार अब इसके ऊपर अमेंडमेंट के लिए तैयार है जी, ठीक है, संशोधन के लिए तैयार है। और क्या चाहिए? 12वां दौर आज बातचीत का चल रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? पहले ही दिन बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं मांगा था हमने। पीड़ित कोर्ट में गया नहीं, हमने समिति की बात करी नहीं। ये सरकार तो पहले कहती थी ये तो खालिस्तानियों का है, ये तो पंजाबियों का है, तो हरियाणा का है। वो तो बार बार कहती रही। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये राष्ट्रीय मुद्दा है, और फिर कहा इनको बिल को होल्ड किया। तो हमने तो कभी मांगा ही नहीं था, हमें तो बिल वापस चाहिए। आप अमेंडमेंट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कदापि नहीं। आप ही के जो आज प्रतिनिधि हैं सर, आप ही के जो प्रतिनिधि 40 के करीब जाते हैं बातचीत के लिए, उसमें से कल जो वार्ता हुई 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो आपके तैयार हैं इस प्रस्ताव को, केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए। वो ऐसे है कि जब आने के बाद मीटिंग हुई है, इसमें जो सर्वसम्मति से फैसला हुआ है वो तीनों बिल जो है कैंसिल होने के बाद, खारिज होने के बाद कोई उससे अमेंडमेंट नहीं मंजूर नहीं है। और MSP जो है उसके ऊपर गारंटी बने, लीगली बने, और उसके नीचे मतलब जो खरीद है उसके ऊपर कानून बने कि उससे नीचे कोई खरीद ना सके। देश जो है ये आज़ादी के बाद सबसे बड़े मतलब राजकता के दौर में अभी निकल रहा है। इसमें ना फेडरल ढांचा ना छोड़ा, ना संघीय ढांचा छोड़ा। ये जो बिल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्टेट के सब्जेक्ट में है। इन्होंने गलत स्टेट ने ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। मतलब आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जो हमारे अंकल यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 1965 की लड़ाई यहाँ लड़ी है और आज ये किसानों की लड़ाई के लिए यहाँ गाजीपुर धरने में आए, तो ये एक दुख की बात है। सरकार को हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। हमने नहीं कहा था कि आप कानून बनाओ, और सरकार ने जो कानून बनाए वो हमारे तो पूछ के नहीं बनाए थे, ठीक है। और अब जब तक हमारा मतलब बिल वापसी नहीं होगा, हमने एक प्रण कर लिया कि हम वापस जाएंगे ही नहीं। आपका परिचय जान सकते हैं? हाँ जी, हम देसा सिंह जी। कहाँ से हैं देसा जी? पीलीभीत से। आप भी फौजी रहे पुराने? हाँ जी, हमने 1965 की लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला सांसद दौसा की, वो कहती है कि ये जो लोग बैठे हुए ये आतंकी हैं, AK-47 लेकर बैठे हुए हैं। AK-47 लेकर बैठे हुए, आप क्या कहेंगे? क्या सरकार आतंकियों से, AK-47 वाले आतंकियों से बातचीत कर रही है सरकार? हम 1965 की लड़ाई लड़ी है, गवर्नमेंट ने हमें मेडल दे के समाप्त किया हुआ है। हम तो मोदी जी से निवेदन करते हैं, हमारे लाखों लोग जो सड़कों पर रो रहे हैं और कितने आदमी की डेथ हो चुकी है, इसमें बीबियां, बच्चे, बूढ़े सब बुरी तरह से परेशान हैं। तो हम तो निवेदन करते 26 जनवरी से पहले वो तीनों कानून वापस ले ले और हम भी अपने जाके बच्चों में खेल कूद करें। तो ये चर्चा हमारे सेवानिवृत्त सैनिकों से। देखिए, वही सैनिक जो कल तक देश की सीमाओं पर लगे हुए थे, रक्षा करने के लिए लगे हुए थे, आज वो किसानों को बचाने के लिए, जैसे किसानों की अगर भाषा में कहें, भावी पीढ़ी को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए यहाँ पर आंदोलनरत है। और ये वो लोग हैं, देखिए, किसान और जवान, जिसको कहते हैं ना कि हम में नहीं विश्वास की कमी, और पीते हैं हम जल खोद के जमी, ये वो लोग हैं। सरकार को सुनना चाहिए। पता नहीं अब किसको कहे, किसका हट माने। बात तो ये हो गई ना कि भाई अब आपने कह तो दिया कि भाई हम अमेंडमेंट। बात ये कि आपने मेरी जेब से 100 रुपए निकाल लिए। अब बाद में जब पकड़े गए कि नहीं भाई 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, भाई आपने 100 निकाले तो 100 के 100 दे दो ना। जो राज्य सरकारों के अधीन जो कानून हुआ करते थे, आपने अनाधिकार चेष्टा करते हुए अगर ये केंद्रीय कानून बना ही दिया आपने, तो या तो इन लोगों से कंसल्ट कर लेते। जो बड़ी यूनियन, वो 92 लाख वाला आंकड़े छोड़ दीजिए, जो कहा जाता है इतने लाख लोगों से बात की, इतने लाख लोगों को ये आया, उसको छोड़ दीजिए। और जब इन लोगों को रास नहीं आ रहा है, आप कितना भी कहे जाए कि नहीं जी आसपास के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और ये पंजाब के लोगों को दिक्कत है, दूर वालों को नहीं है, कैसे नहीं है भैया?
साधन इतने नहीं है कि वहां से आसानी से लोग पहुंच पाए। जो आ रहे हैं उनको आप कैसे कैसे रास्ते में बर्ताव किया जा रहा है, कैसे रोका जा रहा है, कैसे उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, ये हर आदमी जानता है। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा ये अंश देखा, अब कुछ फिर वही कहते ना कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। चले आगे बढ़े तो एक महिला को हमने देखा। आप इन्हें सुनिए, इनके भाव सुनिए। देखिए ये निश्चल भाव होते हैं। मुझे पता है इसके बाद जब हम जैसे इनका नाम फ्लैश करेंगे उसके बाद बहुत सारे लोगों की जो बिना हाड़ की जुबान है ना वो इधर उधर लहकने लगेगी, लेकिन ये भी इसी देश की नागरिक हैं। इनके भाव सुनिए। आज मोदी जी को ये आवाज अगर आती होगी तो मोदी जी मेरे किसान भाइयों को इस तरीके से, इस सरहद से, ये बॉर्डर से अनुमति दे दो 2021 के 26 जनवरी को, नहीं तो इसका अंजाम तो बहुत बुरा होगा। मैं इनके सम्मान में खड़ी हूँ मोदी जी, और मैं खास करके मैं डरती नहीं हूँ, मेरे दिल में बिल्कुल डर नहीं है। युद्धवीर अंकल से मेरी गुजारिश है, ये बेटी आपके साथ खड़ी है, ऐसी बेटी आपके साथ लाखों बेटी मर मिटने को तैयार है। अगर पहली गोली खाएगी तो ये अंजुम आपके लिए, अगर ये बेटी आपकी खड़ी है बॉर्डर पे तो सिर्फ आपके प्यार के लिए, आपकी प्यार और आपकी बात मुझे इस तरीके से अच्छी लगती है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरा यही नारा है, मोदी जी इस बॉर्डर को करके हमारे किसान भाइयों को इस बॉर्डर से दूर करके उनको घर जाने की अनुमति दे, क्योंकि ये बॉर्डर जो है ना उनको छत की रास्ता मिल रहा है, ना उनको पानी, उनके पानी पीने का हर चीज की बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ कोई दिक्कत न पानी की न खाना की, सब कोई। मोदी जी ये मत सोचिए आप कि हम यहाँ पिज्जा खाते हैं, हम बर्गर खाते हैं। अगर मेरा आपको अनुरोध है, अगर मेरी बात आप तक जा रही है तो ये बॉर्डर पर आ करके एक बार ये जुमले की आवाज अगर जा रही है तो एक बार पिज्जा और बर्गर का जायजा आप भी करिए यहाँ करके। मैं चाहती हूँ कि आप आइए और पिज्जा बर्गर का जायजा कीजिए। ना हम खालिस्तानी है, ना हम पाकिस्तानी है, ना हम आतंकवादी है, हम हिंदुस्तानी हैं। जय किसान। आपका परिचय क्या? आपका परिचय दे देंगे? मेरा नाम अंजुम परवीन है और मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं नहीं किसी से डरती हूँ। आपने अंजुम जी अभी कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं जसकौर मीणा दौसा से, वो तो कहती है ये आतंकी हैं और AK-47 लेकर बैठे हुए हैं। अब बताएं क्या कहें? सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी आपसे इस बात का आपके यहाँ तक बात ये पहुँची है कि अगर हम खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो आप उनसे ये कहिए कि एक बार हमें सबूत दीजिए। अगर वो सबूत देंगे तो हम उनके गुनहगार हैं, अगर वो सबूत नहीं देती है तो वो मेरे गुनहगार है, वो मेरे गुनहगार है। वो आकर अच्छा, आज की वार्ता भी असफल हो गई है। सरकार ने कह दिया कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, अगली कोई डेट डिसाइड नहीं है। अब क्या उम्मीद करते हैं आप? चलिए, अगर सरकार इस डेट को अगर खारिज खत्म हो गया, बात खत्म हो गई है तो फिर 2024 तक ये आंदोलन चलता रहेगा। किसान साथ खड़े रहेंगे। 24 में ही ऐसा क्या है? 24 तक ही क्यों? सर ऐसा है, क्या जरूरी है कि आप कृषि बिल के लिए आए हैं या सरकार बदलने आए हैं? एक चीज। दूसरा सवाल लगातार सुन लीजिए। दूसरा सवाल ये कि क्या जरूरी है कि दूसरी सरकार भी मान ले? ये 66-67 से कानून लागू है, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं बनाया। अब बोलिए आप क्या? सर मेरी बात सुनिए आप, अगर ये मैं नमस्कार इंडिया से हूँ, मैं इसलिए अभी मेरा कैमरा सुनिए आप मेरी बात सुनिए। अगर ये पहली सरकार अगर हमारी ये कानून लाई थी तो इस तरीके की दर्द नहीं यहाँ दी थी। ये सरकार यहाँ आकर के दिल के अंदर में ऐसी दर्द दी है कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए ये दर्द बयां करती है। ये आने वाली पीढ़ी का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे पीढ़ी का सवाल है। आने वाली पीढ़ी को 150 रुपए किलो आटा खरीद के खाना पड़ेगा। क्या मोदी जी घर से दे देंगे 5 रुपए किलो आटा? आने वाली पीढ़ी को 300 रुपए किलो तेल खरीद के खाना पड़ेगा। क्या मोदी जी दे देंगे 60 रुपए किलो तेल? मोदी जी से ये कहिए कि 150 रुपए किलो चावल खरीद के
खाना पड़ेगा। क्या मोदी जी दे देंगे 30 रुपए किलो चावल? मोदी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर गरीबों के लिए आप सत्ता में आए हैं तो आप गरीबों की जिंदगी को बरकरार रखिए। ये ना कि गरीबों के लिए आप अमीर की गुटिया में जा करके बैठिए और अमीरों की कुर्सी को ले करके और आप एक सत्ताधारी नेता कहलाए, ऐसा नहीं है। ये गरीबों के लिए आप आए और गरीबों की रक्षा के लिए आए। आप ये कहते थे कि आने वाले वक्त में जब आप सत्ता में नहीं थे कि हम सस्ती दाल लाएंगे, सस्ती रोटी देंगे, और आज वो सस्ती दाल और सस्ती रोटी कहाँ गई? मोदी जी कहते थे मेरी मन की बात सुनो। अरे मोदी जी घर में क्या बैठे हो मन की बात सुनने को? कम से कम गरीबों की मन की बात तो सुन लिया होता। क्या ये गरीबों ने क्या दर्द लिया है? आप ये नहीं सोचते हो कि एक माँ बहने करते हो? ये भी तो बहन बॉर्डर पे खड़ी है, एक माँ तो बॉर्डर पे खड़ी है, एक जवान तो बॉर्डर पे खड़े हैं, एक किसान तो बॉर्डर पे खड़े हैं। अरे मोदी जी, अगर किसान भाई उगाएंगे नहीं तो आप रोटी कहाँ से खाओगे? अनिल अंबानी थोड़ी ना आपकी परवरिश करेंगे। अगर किसान भाई एक है तो मैं ये किसान भाई के साथ खड़ी हूँ। अरे मोदी, तुझे अंबानी ने क्या तेल की फैक्ट्री लगा दी? अरे अंबानी क्या तुझे आटे की फैक्ट्री लगा दी? अरे मोदी क्या तुझे चावल की फैक्ट्री अदानी लगा दी? क्या क्या चीज की फैक्ट्री लगाई? अगर ये किसान भाई अगर ना बोएंगे, यही की मेरी पैदाइश है, मैं ना पाकिस्तान से आई ना मैं खालिस्तान से आई हूँ, यही मेरा परिचय है। तो मैं यही कह रही थी कि अगर लोगों को जब से परेशानियां थी तो लोग जब से क्यों ना धरना करने बैठे। अब लोग ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो इसलिए तो बेचारे मजबूर होकर ये धरने पे बैठे हैं, क्योंकि इस सरकार से बहुत दुखी हो चुके हैं लोग, इसलिए धरने पर बैठे हैं। तो मैं ये चीज फिर कह दूं, जब मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मैं बिल्कुल मानता हूं, हम बिल्कुल मानते हैं कि जो लोग अपने भाव प्रकट कर रहे होते हैं वो कोई अर्थशास्त्री नहीं है। हम आपको आंकड़ों के खेल में नहीं उलझाना चाहते, हम आंकड़ों की लच्छेदारी में नहीं फंसाना चाहते। ये लोग कोई अर्थशास्त्री नहीं है, ये लोग कानूनविद नहीं है। हो सकता है बहुत सारी बातें, बहुत सारे शब्द आप लोगों को ये लगता हो कि नहीं ये कानूनी ठीक नहीं है या नहीं ये आंकड़ा नहीं है, आप तर्क वितर्क कर सकते हैं उन चीजों के ऊपर। लेकिन प्रश्न ये कि बेशक ये आंकड़े नहीं जानते, ये कानून नहीं जानते, लेकिन ये लोग भाव जानते हैं, ये भावनाओं से जुड़े हुए हैं। इनसे भी मिलिए, ये भी आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आई हैं, और भी कुछ लोग हैं परिवारों के साथ भी हैं, वो लोग यहाँ पर आए, आंदोलन में आते हैं, अपना समर्थन देते हैं। बेशक ये लोग खेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यह कि इनकी भावनाएं जुड़ी हैं, ये समर्थन देते हैं। और इनमें से अनेकों एजुकेटेड लोग हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आप ये ना सोचें कि अगर कोई IAS या ये बन गया तो वो ही बहुत कुछ जानता होगा। उन लोगों को जो जमीनी हकीकत है वो उन लोगों को नहीं पता होता है। ये लोग जितने हैं जिनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं, ये वास्तविकता के धरातल से जुड़े हुए होते हैं। मैं यहाँ पर किसानों को समर्थन देने के लिए आई हूँ। मेरा सवाल इतना सा है कि जब वो एक छोटी सी कहीं भी घटना होती है उनके लिए वो ट्वीट कर देते हैं। आज कितने सैकड़ों भाई मेरे यहाँ पर जान दे चुके हैं, क्या उनके दिल में एक बार भी हमारे लिए नहीं आता कि हमारे लिए भी वो कुछ बोले? वहाँ पर कहीं भी कुछ हुआ ट्वीट कर दिया, हमारे लिए ट्वीट नहीं होता है। क्या हमने उन्हें वोट नहीं दिया? वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, क्या हमारे लिए उनके अंदर दर्द नहीं होता? क्यों नहीं होता? आज भी इतनी जानों कहना है मोदी के भारत माता की, वो माता बेटी की जमीन का टुकड़ा है, सही बात जाके हम ला लें। और आज जब तक तो बोलना चाहिए था रेलवे के, उन्हें जो रेलवे करी कॉन्ट्रैक्ट में, आज जब क्या धरती को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वह जा धरती माता के जाए मोदी जी भारत माता के, आज वह को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वह को कॉन्ट्रैक्ट ना मंजूर करा जाएगा। बेटी साज की तो माँ भी बुरी, वो पता। और हम भैया या धरती को और बिल्कुल किसान ना आए, धरती माँ के लाल है, या धरती ना दे देंगे खाइए। रेलवे को मालिक तू बना दियो, दे दई।
जहाज को मालिक तू बना दियो, दे दियो तेने, जा कोई मालिक बना दियो तेने दे दियो। तू ऐसा रड़ुआ भयो है, पहले तो संसद में भी ना रहे, न्यारोटा बनावे काजर वो तभी भी संसद की, किसान तो भूखों मर रहा है, वही में बैठ जाओ, कुका गिर रही है, गिर तो गांव के अस्पताल रहे हैं, संसद ना गिर रही, कबाड़ खानों बना रखो और देश दे दियो गड्ढे में। सबसे बड़ी गलती है हमारी तुम्हारी कि हमें तो कहा कही कि जो है का 15-15 लाख आएंगे, कैशलेस इंडिया, कोर्चा जो हम लोग का कारो धन आवे, कारो धन कौन का हो, 70 साल की कह मेरे बुढ़िया को ने करवा दिए, जो हमने जोर के धर रहा के वो बाल करने दबा दिए। बाबा कितने थे भैया? ऐसे ही निकले हम 10-5 रुपया। वो जो हमारी बुढ़ियान तो तुम्हें वह बता रहा हूँ धर्मियन बात, बुढ़ियान तो न्यू कह रहा कि मौत में तो जब तक एक बात, क्योंकि ये कार्यक्रम, ये जो हमारा ये वाला अंक और इससे अगला अंक पूरी ही तरीके से इन आंदोलनकारियों को, जो किसान आंदोलनकारी हैं, जो अन्नदाता आंदोलनकारी हैं, उनके समर्थकों को समर्पित है। किसानों के लिए तो समर्पित रहे, हमने दिया प्रोग्राम सबके लिए, क्योंकि लेकिन इन जो समर्थक आते हैं इनको, इसलिए हम कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर बीच में अपनी टोका टाकी या अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाह रहे, हम इन लोगों के भाव आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सुनते रहे। भूख हड़ताल पर है? भूख हड़ताल कब से? आज बैठे। कब तक रहेंगे? कब तक? जब तक बैठेंगे, जब तक सरकार नहीं मानेगी। नहीं माने। आज की वार्ता तो असफल हो गई, विफल हो गई, आज की वार्ता तो बेकार हो गई। अब तो कभी नहीं, कितने दिन होंगे कि 4 महीने आ जाओ, 8 महीने आ जाओ, साल रह जाओ, तब तक नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? फिर वापस नहीं तो घर वापस नहीं। अच्छा, लेकिन सरकार तो उसमें संशोधन करने को तैयार हो रही है। संशोधन करना चाहिए, खाली बदलाव होना चाहिए, वापस। हाँ। क्यों नहीं मान रही सरकार आपकी बात? आप नहीं मान रहे सरकार की बात या सरकार आपकी बात नहीं मान रही? हमें नहीं मान रहे। आप नहीं मान रहे? हाँ, मानेंगे जब तक वापस नहीं हुआ। अच्छा, ये तो सरकार तो कह रही है मान जाइए, आप नहीं मान रही है तो अच्छी बात है। अब 26 जनवरी फिर ट्रैक्टर परेड? हाँ, निश्चित जाएंगे। पक्का। नहीं, आपको ऐसा क्या लग रहा, सरकार मानती क्यों नहीं? सरकार ने ऐसा क्या, आप 125 करोड़ प्रजा आप हैं, आप लोगों ने चुनाव जिताया सरकार को, तो सरकार को आपकी बात माननी चाहिए, कुछ 5-4 सरमाएदारों की बात माननी चाहिए। अब तो मानो कि हम पर गलती है गई है बहुत। हम क्या गलती हो गई? अच्छे मान कहते उन्हें वोट दिए कि विकास करेंगे, लेकिन विकास की बजाय हम तो मार दिए। तो मतलब एक सूत्री कार्यक्रम, कोई संशोधन नहीं, सीधा कानून रद्द पुराने, इसके सिवा कोई मंजूर नहीं। कोई मंजूर नहीं। और हमने पहले भी कहा था, आप देखिए किस प्रकार वहां पर लोग, ये नहीं है कि सिर्फ किसान ही वहां पर दूध पी रहे हैं या लंगर छक रहे हैं या खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं ना, आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले लोग, नौकरी पेशा लोग, मजदूर लोग, वो या उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर उसी ही प्रकार खाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। 26 जनवरी को मनाने के लिए तो हर कोई हट पर है। वो सब कहते हैं कि नहीं हमारा, हम क्यों नहीं जा सकते। और हम फिर एक बात कहते हैं, देखिए बात कि मैं भी कानूनविद नहीं हूं, मैं मानता हूं उस समय पे जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां होती हैं 26 जनवरी को उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनाव होता है, बहुत ज्यादा बोझ होता है काम का सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन फिर भी यदि किसान उससे अलग समय से राजपथ के अलावा आउटर रिंग रोड पर निकालना चाह रहे हैं और अगर अनुमति मिल जाती है मान लीजिए और ट्रैक्टर रैली निकलती है, तो आप सोचिए, जैसा कहते हैं कि दुनिया का 8वां अजूबा, तो मैं समझता हूं कि 7 अजूबे इधर उधर जो कुछ भी हो, ये 8वां अजूबा जो है, अब 8वां 10वां जो भी हो, हमने तो गाने सुने हैं कि 7 अजूबे दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, तो ये 8वां अजूबा होगा। ये भी एक प्रकार का जो ट्रैक्टर रैली हजारों की तादाद में निकलेगी। और मैं दावे से कह सकता हूं कि दुनिया में आज तक या उस क्षण तक भी इस प्रकार की कोई रैली, ट्रैक्टर रैली या किसानों द्वारा या उनके समर्थकों द्वारा इस प्रकार की निकली नहीं होगी। ये भी एक भव्य दृश्य होगा उस समय के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि इस बार ये रैली निकल गई तो आगे से 26 जनवरी पर इस प्रकार की रैली को भी, इस प्रकार की परेड को भी
ट्रैक्टर परेड को भी स्थान मिला करेगा, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, तो कहते हैं आज की मुलाकात बस इतनी, लेकिन सिर्फ आज की। वही बात सरकार जैसे कह रही ना होल्ड पर, तो इस वाले अंक को अब हम होल्ड पर डाल देते हैं और सरकार जैसे कहती है 1.5 वर्ष के बाद फिर जो कुछ भी होगा तो अगले वाले अंक का इंतजार करें। इसके बिल्कुल दूसरा अंक देखना ना भूलें। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, नमस्कार इंडिया में NAMASKAAR और स्पेस देकर फिर इंडिया, के बाद डबल ए है, अर्थात के बाद 2 बार ए आता है, फिर आ रहा है। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देखते हैं, जुड़ें, ज्वाइन करें, फॉलो करें या सब्सक्राइब करें, जो भी वहां की व्यवस्था हो आप बिल्कुल करें। और फिर वही बात, जो लोग विज्ञापन देना चाहें, जो अपने शुभकामना संदेश अब 26 जनवरी आ रही है देना चाहें नमस्कार इंडिया के माध्यम से, आप सभी का स्वागत है। और अपने क्षेत्र के समाचारों के लिए, खबरों के प्रसारण के लिए नमस्कार इंडिया से बेझिझक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो खैर, यहाँ जिसको कहते हैं एक विराम, छोटा सा विराम, इसके बाद फिर दूसरे अंक पे बाकी की मुलाकात। यहां भी स्वीकार तो करें नमस्कार इंडिया का। नमस्कार।